नमस्कार। आज का विषय है श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, पार्ट 1। इसी तरह अन्य वीडियो में आगे भी आप पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, जनन तंत्र और तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का वीडियो है श्वसन तंत्र, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे उसके बारे में एक बार नज़र लगा देते हैं, यानी कि परिभाषा, श्वसन तंत्र की हमारे शरीर में आवश्यकता क्यों होती है उसके बारे में, यानी कि श्वसन क्यों ज़रूरी है, तंत्र के भाग कौन कौन से हैं, क्रियाविधि, नामांकित चित्र इसका, और गैसों के विनिमय के स्तर और फेफड़ों की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। परिभाषा से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्वसन की परिभाषा। श्वसन की परिभाषा के अंतर्गत सबसे पहले छोटी कक्षाओं में परिभाषा हुआ करती थी कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को त्याग करना या निकालना श्वसन कहलाता है। ठीक इसी के अनुसार श्वसन की परिभाषा भी यही है कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना श्वसन कहलाता है। दो प्रकार का श्वसन होता है, एक होता है निःश्वसन और एक होता है उच्छ्वसन। निःश्वसन और एक उच्छ्वसन। निःश्वसन यानी कि ग्रहण करना और उच्छ्वसन का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। तो परिभाषा हुई ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना ही श्वसन कहलाता है। उसके बाद है श्वसन किस प्रकार से होता है उसके बारे में। तो श्वसन के लिए दो प्रकार होने ज़रूरी हैं, यानी कि वह श्वसन जो वायु की उपस्थिति में होता हो या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता हो उसे हम ऑक्सीश्वसन कहते हैं। जैसे कि स्थल वाले जीव जंतु जितने भी हैं वो ऑक्सीश्वसन करते हैं, अर्थात वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। जबकि दूसरा प्रकार है अनॉक्सी श्वसन, अर्थात जलीय जीव जितने भी हैं वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और वे ऑक्सीजन, जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं श्वसन के लिए। तो इस प्रकार से श्वसन के दो प्रकार होते हैं, ऑक्सी श्वसन और एक अनॉक्सी श्वसन, यानी कि वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय श्वसन। वायवीय जो वायु की उपस्थिति में होता है और अवायवीय जो वायु की उपस्थिति में नहीं होता है। वायवीय श्वसन स्थलीय जीव जंतु उपयोग में लेते हैं, जबकि अवायवीय श्वसन जलीय जीव जंतु उपयोग में लेते हैं। अब बात करते हैं आवश्यकता की। श्वसन हमारे शरीर के लिए आवश्यक क्यों है उसके बारे में। तो जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उसको पचाने के लिए, उससे ऊर्जा बनाने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अर्थात भोजन से ऊर्जा एटीपी का निर्माण करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसीलिए श्वसन के रूप में ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है। इसीलिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए, जिससे हम अनेक दैनिक जीवन के या भौतिक वाले या रासायनिक जैविक क्रियाएं जितने भी कार्य हैं वो आसानी से कर सकें, उसके लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और वह ऑक्सीजन जब हम ग्रहण करते हैं तो वह श्वसन कहलाती है। इसलिए श्वसन की आवश्यकता हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद में बात करते हैं तंत्र के भाग, यानी कि श्वसन तंत्र के भाग के बारे में। तो श्वसन तंत्र के दो मुख्य भाग होते हैं, यानी कि श्वसन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला है ऊपरी श्वसन तंत्र और दूसरा है निचला श्वसन तंत्र। देखें, ऊपरी श्वसन तंत्र में नाक, नासाद्वार, ग्रसनी, मुख और स्वर यंत्र, ये ऊपरी श्वसन तंत्र के भाग हैं। जबकि निचले श्वसन तंत्र में श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका, फेफड़े और डायफ्राम और मांसपेशी कोशिकाएं
अंतरस्पर्शु कोशिकाएं यानी कि इंटरकोस्टल कोशिकाएं भी इसमें डायफ्राम को उत्तेजित करने का कार्य करती है। तो तंत्र, श्वसन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी श्वसन तंत्र और निचला श्वसन तंत्र। ऊपरी श्वसन तंत्र में नाक यानी कि नासिका, नासाद्वार, ग्रसनी, ग्रसनी का एक इम्पोर्टेंट भाग होता है। देखिए ग्रसनी तीन प्रकार की होती है, एक नासा ग्रसनी, एक मुख ग्रसनी और एक कंठ ग्रसनी। यहाँ नासा ग्रसनी है वो ज़्यादा उपयोग में आती है। इसके अलावा ग्रसनी का एक भाग एपिग्लोटिस जिसे कहते हैं, नाम याद रखें, एपिग्लोटिस यानी कि घाटी ढक्कन। एपिग्लोटिस यानी कि घाटी ढक्कन वो ग्रसनी का एक भाग होता है जो श्वास नली और आहार नली के बीच में एक ढक्कन का कार्य करता है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तब बात नहीं करनी चाहिए भोजन करते समय। यह डॉक्टर हमें बार बार बताते हैं, घर में बड़े जो हैं वो भी कहते हैं कि खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए। पर क्या आपने कभी नोट किया है कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? तो उसका उत्तर होता है एपिग्लोटिस यानी कि घाटी ढक्कन। कभी कभी जब बात ज़्यादा करते हैं तो खाना खाते समय बात करने पर, बोलने पर ये एपिग्लोटिस जो है वो घाटी ढक्कन जो है वो खुल जाता है, जिसके कारण से हमारा भोजन जो है वो आहार नली में जाने के बजाय श्वास नली में चला जाता है, जिसके कारण से अनेक रोगों का सामना करना पड़ता है, बड़ी बीमारी भी हो सकती है। इसीलिए डॉक्टर और बड़े हमेशा यही कहते हैं कि हमें खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। तो ये एपिग्लोटिस श्वास नली और आहार नली के बीच में एक ढक्कन का काम करता है। जब हम बोलते हैं तो ये घाटी ढक्कन जो है या एपिग्लोटिस जो है वो आहार नली पे चला जाता है, यानी उसको बंद कर देता है। और जब हम खाना खाते हैं तब ये एपिग्लोटिस श्वास नली पे चला जाता है, जिसके कारण से हमारा भोजन सीधा आहार नली में चला जाए, श्वास नली में न जाए। क्योंकि आहार नली और श्वास नली में सिर्फ एक दरार का एक ही मतलब एक पतली झिल्ली का ही अंतर होता है सिर्फ, और बाकी दोनों के जो नलियां हैं वो एक जैसी होती हैं। तो उनको बचाने के लिए, उन दोनों में अंतर करने के लिए, उन दोनों में से भोजन श्वास नली में न चला जाए, इसको रोकने का काम करता है एपिग्लोटिस यानी कि घाटी ढक्कन। उसके बाद में है मुख। चलिए ग्रसनी याद दिला दें फिर से, मुख ग्रसनी, नासा ग्रसनी और कंठ ग्रसनी तीन प्रकार की होती है। उसके बाद में है मुख। मुख जो होता है हमारा श्वसन तंत्र का द्वितीयक अंग होता है, प्राथमिक अंग होता है नाक, यानी कि हमेशा हमें श्वास जो है वो नाक से ही लेनी चाहिए, मुख से नहीं लेनी चाहिए। और यदि नाक बंद हो जाए तो मुख से ले सकते हैं, इसलिए ये द्वितीयक अंग के तौर पर कार्य करता है। डॉक्टर और बड़े भी हमें यही कहते हैं कि हमें हमेशा श्वास जो है वो नाक से लेनी चाहिए, मुंह से नहीं लेनी चाहिए। कारण ये है कि हमारे नाक में रोम होते हैं यानी कि बाल पाए जाते हैं, जिसके कारण से बाहर से जो भी हम श्वास ग्रहण करते हैं तो उसमें मिट्टी के कण, धूल, गैस के कण, अन्य पदार्थ जो हैं वो वहीं रह जाए, अंदर श्वास नली में न जाए। जबकि मुख में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती, मुख में कोई रोम या बाल नहीं होते जो इसको छनाव का कार्य करते हैं। इसीलिए हमेशा श्वास जो है वो नाक से ही लेना चाहिए और छोड़ने के लिए मुख का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं स्वर यंत्र की। स्वर यंत्र यानी कि लैरिंक्स, कंठमणि जिसे कहते हैं, जिसे एडम एप्पल भी कहा जाता है। कंठमणि, स्वर यंत्र या एप्पल, एडम एप्पल। देखिए स्वर यंत्र में स्वर रज्जु उत्पन्न होते हैं जो कि वोकल कॉर्ड यानी कि हमारी जो वाक तंतु है, बोलने की जो क्षमता है उसको उत्तेजित करने का कार्य करते हैं, यानी कि रज्जु जो होते हैं वो बोलने का कार्य करते हैं। तो नाक, नासाद्वार, ग्रसनी, मुख और स्वर यंत्र ये ऊपरी श्वसन तंत्र के भाग। और श्वास नली, नाम ध्यान से सुने, ट्रेकिया भी कहते हैं इसे अंग्रेजी में। श्वास नली जैसे आहार नली है वैसे ही श्वास नली होती है, जो दो उसका डिवाइड होता है। श्वास नली जो है उसका प्रथम भाग जो होता है ये पहले दो भागों में बंटती है, जिसे हम कहते हैं श्वसनी। श्वसनी यानी कि ब्रोंकाई। और श्वसनी फिर दो भागों में बंट जाती है, बहुत सारे छोटे छोटे भागों में बंट जाती है, उसे कहते हैं श्वसनिका यानी कि ब्रोंकियोल। अब ये ब्रोंकियोल के अंतिम सिरे जो होते हैं वो गोलाकार गुंबद जैसी संरचना होती है। अंत वाले अंतिम सिरे, सीमांत सिरे, उन्हें हम कहते हैं कुपिका। और कुपिका इम्पोर्टेंट इसलिए है, याद रखें, कि गैसों का विनिमय अर्थात ऑक्सीजन आना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ले जाना।
ऑक्सीजन का ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर ले जाना, ये गैसों का विनिमय कूपिका पर ही होता है। याद रखें, गैसों का विनिमय कूपिका सतह पर ही होता है। तो ये ट्रेकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल ये श्वास नली के ही भाग हैं। श्वास नली को ये प्रथम विभाजन जो होता है, ये जैसे ट्रेकिया है, नामांकित चित्र में आप ज़्यादा मतलब और ज़्यादा बेहतर तरीके से देखेंगे। इसका प्रथम विभाजन जो है, यानी पहले दो भाग जो हैं ये बंट जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ब्रोंकाई यानी कि श्वसनी। और फिर जो ये श्वसनी है, इसका द्वितीयक विभाजन और होता है, यानी कि फिर और भागों में बंटते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ब्रोंकियोल यानी कि श्वसनिकाएं। और श्वसनिका का अंतिम सिरा जो गोलाकार होते हैं लास्ट में गुंबद जैसी संरचना वाले, उन्हें कहते हैं कूपिका। तो ये है श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका और कूपिका। उसके बाद में हमारे शरीर में श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है लंग्स यानी कि फेफड़े। इसकी संरचना हम अलग से पढ़ेंगे। और उसके बाद में फेफड़ों की एक जोड़ी जो फेफड़े होते हैं, उनके मध्य में एक पट पाया जाता है, एक दीवार पाई जाती है, जिसे कहते हैं डायफ्राम यानी कि मध्य पट। तो ये है निचला श्वसन तंत्र। चलिए बात करते हैं उसके बाद में क्रियाविधि की। देखिए, क्रियाविधि में सबसे पहले नाक द्वारा या मुख द्वारा हम श्वसन को यानी कि ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था, नाक जो है वो श्वसन तंत्र का प्राथमिक अंग है, जबकि मुख जो है वो सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक अंग है। उसके बाद में ऑक्सीजन जो ग्रहण की गई थी वह नासाद्वार द्वारा ग्रसनी में जाती है, वहाँ से नासा ग्रसनी से होते हुए स्वरयंत्र को जाती है, स्वरयंत्र से श्वास नली यानी कि ट्रेकिया में, और यहाँ ध्यान रखा जाता है एपिग्लोटिस द्वारा कि वह श्वास नली में ही जाए। देखिए, कई बार ऐसा हुआ होगा कि जब आप ऊपर से पानी पीते हैं, मुंह से ऊपर से मुंह लगाकर नहीं पीते, उस समय यदि कई बार कुछ और बात करते समय या बोलते समय या सुनते समय हमारी नाक से पानी बाहर निकल जाता है कई बार, या किसी को मतलब कोई जब हमें हंसा देता है तो हमारे जो पिया गया पानी है ऊपर से वो नाक से बाहर निकल जाता है, जिसे हम अपनी भाषा में यानी मारवाड़ी में अलसुन कहते हैं। वो इसी कारण से होता है, यानी एपिग्लोटिस के कारण से होता है। ऊपर की से हम मुंह से पानी पीते हैं तो उस समय घाटी ढक्कन जो है वो खुल जाता है, जिसके कारण से वह पानी वापस श्वास नली में जाता है, जिसके कारण से हम वापस जब सांस को बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, उसके साथ नाक से बाहर निकल जाता है। इसलिए ये भी कहा जाता है कि जब भी कभी पानी पीते हो तो ऊपर से न पिएं, मुँह लगा कर पिएँ। श्वास नली के बाद यही ऑक्सीजन जो है वो श्वसनी में यानी कि इसका प्रथम विभाजन होता है, श्वसनी में चला जाता है। श्वसनी के प्राथमिक विभाजन, द्वितीयक विभाजन और तृतीयक विभाजन के बाद श्वसनिका यानी कि ब्रोंकियोल में जाता है, जहाँ जिसका अंतिम सिरा कूपिका कहलाता है। वहाँ पर जाकर फेफड़ों के अंतिम जो भाग है वहाँ पर ये सतह प्रदान करता है कूपिका, जिसके द्वारा फेफड़ों से ऑक्सीजन जो होती है और कार्बन डाइऑक्साइड है उनका विनिमय यानी कि आदान प्रदान होता है। फेफड़ों से जो शुद्ध ऑक्सीजन है वह हमारे पूरे शरीर में सभी अंगों में जाती है और वापस फेफड़ों के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड आकर वापस उसको कार्बन डाइऑक्साइड को त्याग किया जाता है या निकाला जाता है। तो ये है क्रियाविधि। सबसे पहले नाक, नासाद्वार, ग्रसनी, स्वरयंत्र, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका, कूपिका और उसके बाद फेफड़े। ग्रसनी तीन प्रकार की, मुख ग्रसनी, नासा ग्रसनी और कंठ ग्रसनी, और साथ में एपिग्लोटिस होता है जो भोजन को श्वास नाल से या श्वास नली या आहार नाल से दोनों में जाने से बचाने से रोकने का काम करता है। स्वर यंत्र में स्वर रज्जु होते हैं यानी वोकल कॉर्ड होते हैं जो आवाज़ उत्पन्न करने का काम करते हैं, और कूपिका जो है वो सतह प्रदान करती है जिसके कारण से गैसों का आदान प्रदान या गैसों का विनिमय हो सके। चलिए बात करते हैं इन्हीं अंगों के नामांकित चित्र की। देखिए बात करते हैं मानव श्वसन तंत्र के नामांकित चित्र की। देखें, नासाद्वार यानी कि नाक, उसके बाद में है मुख, गला यानी कि ग्रसनी, उसके बाद में लेरिंग्स यानी कि स्वरयंत्र कंठमणि, श्वास नली, फिर उसका प्रथम विभाजन, उसके बाद में उसका द्वितीयक विभाजन और तृतीयक विभाजन जो है वो कूपिका के रूप में चला जाता है, जो उसका दूसरा चित्र बनाया हुआ है। ये है श्वसन तंत्र का और ये है फेफड़ों का यानी कि पूरा चित्र। देखें,
नासाद्वार, नाक, मुख, गला और लैरिंक्स ये है आपके ऊपरी श्वसन तंत्र के भाग, जबकि श्वास नली, फेफड़ा, डायफ्राम, मध्यपट, श्वसनी और श्वसनिका या कुपिका ये आते हैं निचले श्वसन तंत्र के रूप में। देखिए लैरिंक्स जो है वह श्वास नली को जोड़ता है। श्वास नली के द्वारा ट्रेकिया जो है उसका प्रथम विभाजन जो होता है वो श्वसनी के रूप में होता है, और उसका द्वितीय विभाजन जो है वो श्वसनिका यानी कि ब्रोंकियोल में रहता है, और उसके अंतिम सिरे जो है यानी कि तृतीय विभाजन जो है वो कुपिका के रूप में रहते हैं। तो ये है नामांकित चित्र श्वसन तंत्र का। देखिए श्वास नली यानी कि ट्रेकिया के बारे में बात करते हैं। 5 इंच लंबी, लगभग 5 इंच लंबाई वाली श्वास नली कूट स्तरीय पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला उत्तक से बनी होती है। कूट स्तरीय पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला उत्तक द्वारा बनी होती है, जो सी आकार के जो उपास्थि के बने हुए छल्ले होते हैं उनसे बनी होती है। और ये जो सी आकार के छल्ले हैं वो उस श्वास नली को जब कोई वायु का आदान प्रदान या गैसों का आदान प्रदान नहीं होता हो तो उसे चिपकने या पिचकने से रोकने का कार्य करते हैं। और इसके अलावा ये हमेशा खुले रहते हैं। और श्वास नली में उपस्थित जो उपकला है, उत्तक है, वो श्लेष्मा का निर्माण करता है, जो हम ऑक्सीजन या वायु या जो भी गैस ग्रहण करते हैं उसे शुद्ध करके फेफड़ों की ओर भेजने का कार्य करता है। श्वास नली वक्ष गुहा में जाकर श्वास नली वक्ष गुहा में जाकर 2 भागों में बंट जाती है, दाईं साइड और बाईं साइड। ये श्वसनी कहलाती है यानी कि ब्रोंकाई कहलाती है। दाईं श्वसनी दाईं साइड के फेफड़े में चली जाती है, जबकि बाईं श्वसनी बाईं साइड के फेफड़े में चली जाती है। और आगे जाकर श्वसनी का प्राथमिक विभाजन, देखिए श्वास नली का प्राथमिक विभाजन श्वसनी, और श्वसनी का द्वितीय विभाजन श्वसनिका, और श्वसनिका का तृतीय विभाजन कुपिका के रूप में होता है। यानी कि 3 प्रकार के विभाजन, पहले श्वास नली श्वसनी में, फिर श्वसनी श्वसनिका में, और श्वसनिका फिर कुपिका में बदल जाती है। और यह संरचना जो है वो आगे जाके फेफड़ों में वृक्षनुमा संरचना बनाती है। और अंतिम सिरा जो होता है श्वसनिका का वो कुपिका कहलाता है। और कुपिका के बारे में पहले ही पढ़ा था कि कुपिका जो है वो किसी भी गैसों के विनिमय यानी कि चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य हो उसका स्तर प्रदान करने का काम करती है। गैसों का विनिमय या आदान प्रदान या अदला बदली करने का कार्य करती है। तो ये है श्वास नली। शरीर में लंग्स यानी कि फेफड़े, एक जोड़ी फेफड़े जो हल्के गुलाबी रंग के होते हैं स्पंजी उत्तक से बने हुए होते हैं, जो लचीले व कोमल होते हैं। एक जोड़ी फेफड़े स्पंजी उत्तक से बने हुए होते हैं जिनका रंग होता है हल्का गुलाबी। जो उनकी स्थिति कहाँ होती है वो ध्यान से नोट करें कि हमारे शरीर में फेफड़े जो वक्षस्थल होता है उसके ठीक ऊपर दाएं और बाएं भाग में मध्यपट या डायफ्राम के ऊपर स्थित होते हैं। इसके अलावा फेफड़ों में असंख्य श्वास नलियाँ, श्वसनिका, अन्य सूक्ष्म तंतु, इसके अलावा अन्य झिल्लियों या अन्य बहुत सारी कोशिकाएं या लसिका वाहिनियों ये इत्यादि होते हैं। यानी कि इन सब से फेफड़े बनते हैं। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े की तुलना में थोड़ा छोटा होता है परंतु अधिक चौड़ा होता है। और पुरुषों में जो फेफड़े होते हैं वो स्त्रियों के फेफड़ों की तुलना में अधिक भारी और थोड़े ज़्यादा मजबूत होते हैं। दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े से थोड़ा छोटा परंतु अधिक चौड़ा होता है। बाएं फेफड़ा जो होता है यानी बायां साइड वाला, लेफ़्ट साइड वाला, वो 2 खंड से मिलकर बनता है, जबकि दायां जो फेफड़ा होता है वो 3 खंड से मिलकर बनता है। ये जो खंड हैं वो आगे जाकर श्वसनिका या कुपिका के रूप में ख़त्म होकर एक स्वतंत्र इकाई बनाते हैं, यानी एक स्वतंत्र श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। फिर है फेफड़ों में लगभग 30 मिलियन यानी कि 3 करोड़ कुपिकाएँ पाई जाती हैं। जो कुपिकाएँ जो होती हैं वो गैसों के विनिमय को स्तर प्रदान करने का कार्य करती है। अर्थात कुपिका में सल्की उपकला उत्तक की संरचना वाली पंक्तियां पाई जाती है जो कि गैसों के विनिमय के लिए स्तर प्रदान करती है, अर्थात गैसों का आदान प्रदान करने में मदद करती है। उम्मीद है समझ में आया होगा। आज के वीडियो में हमने पढ़ा श्वसन तंत्र, श्वसन की परिभाषा, श्वसन तंत्र की क्रिया विधि, श्वसन तंत्र के गैसों के विनिमय के स्तर और कुछ महत्वपूर्ण जो अंग हैं जैसे फेफड़े, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका, उनके बारे में, और मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र नोट करें, समझें। मिलते हैं फिर किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।